दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानी पोस्ट चैनल पर। बुधवार 28 सितंबर को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसा शायद ही कोई मौका हो जब देश में माहौल खराब करने के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का कहीं न कहीं से कनेक्शन न निकलता हो। चाहे बाबरी मस्जिद गिराने के इस समय की बात हो, सीएए और एनआरसी को लेकर माहौल खराब करने का मामला हो, या फिर दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगा कराने की साजिश, पीएफआई इन सभी के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है। कहा जा रहा है कि पीएफआई ऐसे मौके पर मोटी रकम खर्च करके माहौल खराब करती है। कई बार इसके मंसूबे खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आ जाते हैं तो कई बार वो भी चूक जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसी द्वारा पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से मिली लीड के आधार पर मंगलवार 27 सितंबर को 8 राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर पीएफआई के देश भर में फैले कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि ये दूसरे राउंड की रेड है। पहले राउंड में एनआईए ने छापेमारी की थी। जांच एजेंसियों ने अलग अलग जगहों से पीएफआई के कई मेंबर्स को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन हुआ है। शाहीन बाग में अर्धसैनिक बल गश्त कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुल 8 राज्यों से पीएफआई के 170 से ज्यादा मेंबर्स को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली के जामिया में धारा 144 लागू की गई है। वहीं पहली छापेमारी के दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमए सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि टेरर फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप और संगठन में शामिल करने के लिए लोगों को उकसाने वाले लोगों के यहाँ ये छापेमारी हो रही है। इतनी देर से पीएफआई की बात चल रही है तो आगे बढ़ने से पहले चलिए जान लेते हैं कि पीएफआई है क्या। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई एक इस्लामिक संगठन है। ये संगठन खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला बताता है। एक मुस्लिम संगठन होने के नाते इसकी ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। संगठन 2006 में उस समय चर्चा में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। फिलहाल कहा जा रहा है कि इस संगठन की जड़ें देश के 24 राज्यों में फैली हुई हैं। कहीं पर इसके सदस्य अधिक सक्रिय हैं तो कहीं पर कम, मगर मुस्लिम बहुल इलाकों में इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों और आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता है। अब जानते हैं कि पीएफआई संगठन कब बनाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरला के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसरई शामिल हैं। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता, हालांकि दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली के शाहीन बाग शिफ्ट कर दिया गया। ओएमए सलाम इसके अध्यक्ष हैं और ईएम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। जी हाँ, शाहीन बाग वही इलाका है जहां सीएए और एनआरसी के विरोध में पूरे देश में 100 दिन तक सबसे लंबा आंदोलन चला था। चलिए अब एक नजर डालते हैं पीएफआई से जुड़े विवादों पर। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते रहे हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हुए थे। जुलाई 2012 में कन्नूर के एक स्टूडेंट सचिन गोपाल और वीपी के नेता विशाल पर चाकू से हमला हुआ। इस हमले का आरोप पीएफआई पर लगा। बाद में गोपाल और विशाल दोनों की मौत हो गई। जुलाई अगस्त 2012 में असम में भयानक दंगे हुए। ये दंगे स्थानीय बोडो समुदाय और मुस्लिमों के बीच हुए थे, जिसके बाद दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के खिलाफ कैंपेन शुरू हुआ।
इसके तहत उनके खिलाफ हजारों मैसेजेस भेजे गए। तब भी आरोप लगा कि ये मैसेजेस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और पीएफआई की ओर से भेजे गए थे। जनवरी 2020 में भी जब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई, तब तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसमें पीएफआई की भूमिका होने का दावा किया था। हालांकि पीएफआई ने इन प्रदर्शनों में उसका हाथ होने की बात खारिज कर दी थी। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही नया रूप है। सरकार ने 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिमी और पीएफआई के संबंध होने का इस बात से भी पता चलता है क्योंकि सिमी के कई सदस्य अब पीएफआई में सक्रिय हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएफआई का मकसद क्या है। पीएफआई पर अक्सर धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन वो इसे खारिज कर देता है। हालांकि 2017 में एक स्टिंग ऑपरेशन में पीएफआई के संस्थापक सदस्यों में से एक अहमद शरीफ ने कबूल किया था कि उनका मकसद भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। Islamic State is the final goal. PFI and Success Army hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएफआई को पैसा कहां से आता है। तो हाथरस मामले में गिरफ्तार के राउफ शरीफ ने ईडी को दिए बयान में खाड़ी देशों से फंड जुटाने और पीएफआई के खाते में उसका संकेत नहीं मिलने की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। राउफ शरीफ को खाड़ी देशों से पीएफआई का 1.36 करोड़ का फंड मिलने के सबूत मिले हैं। इनमें से 21 लाख रुपए कतर से शरीफ पेथ ने भेजा था। ईडी ने शरीफ पेथ को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईडी को बड़ी मात्रा में फर्जी फंडिंग के सबूत मिले। फरवरी 2021 में यूपी पुलिस की टास्क फोर्स ने दावा किया था कि पीएफआई को दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों से भी फंडिंग होती है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस की। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से लगातार हिंसा और आतंक से जुड़े मामलों में पीएफआई से जुड़े संगठनों का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां काफी चिंतित थीं। गृह मंत्री अमित शाह पीएफआई पर कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुके थे। इसके लिए 29 अगस्त को अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तपन डेका और रॉ चीफ समंत गोयल भी मौजूद थे। बैठक में शाह ने सभी एजेंसीज को निर्देश दिया कि पीएफआई और उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा की जाए और इस पूरी प्रक्रिया का नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस रखा गया। पिछले दिनों हुई रेड से पहले खुफिया एजेंसी आईबी और रॉ ने पीएफआई की गतिविधियों की अहम जानकारी इकट्ठी की थी, जिसमें उसके कैडर और नेताओं से जुड़ी जानकारी वाली एक फाइल तैयार की थी। छापे से पहले पीएफआई की ये फाइल एनआईए और ईडी को मुहैया कराई गई थी। मिडनाइट में हुए ऑपरेशन से पहले दिल्ली में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया था। गृह मंत्री लगातार ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन की रात अजीत डोभाल और तपन डेका कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे। एनआईए, ईडी और कुछ राज्यों की पुलिस के जरिए पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापे डाले गए थे, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रेड के अगले दिन गृह मंत्री ने फिर से एक बैठक की, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन एसडीपीआई पर छापे के दौरान क्या सबूत मिले हैं और आगे इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। पीएफआई के खिलाफ रेड ऐसी लोकेशन पर हो रही थी जहां एनआईए और ईडी की टीम की सुरक्षा को खतरा था। ऐसे में छापे को इस तरह से प्लान किया गया था कि सुबह जब तक रेड के बारे में सबको पता चले, तब तक सभी टीम्स अपने ठिकानों पर सुरक्षित लौट जाएं। सुबह 8 बजे तक ज्यादातर टीमें आरोपियों को अपने साथ लेकर हेडक्वार्टर पर वापस आ गयीं। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई करने में भारतीय एजेंसीज के सामने क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल इस मामले में भारतीय एजेंसीज को बड़ी समस्या फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, ये अपने सदस्यों का रिकॉर्ड नहीं शेयर करता। इससे क्या होता है कि इसके मेंबर्स जब भी कोई गलत काम करते हैं, टेररिज्म में अगर कोई पर्सन पाया जाता है, तो एजेंसीज यहाँ पर उन लोगों को लिंक नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके द्वारा कभी कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया जाता कि इनके मेंबर्स कौन हैं और कितने हैं।
दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि पीएफआई पर अब बैन लग चुका है और ये मांग भी काफी दिनों से उठ रही थी। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही देश दुनिया के हर जरूरी मुद्दे से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।